हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लर्न फन पर। और हमारा नाम है विनय, प्यार से आप हमें विनय भैया भी बोल सकते हैं, ठीक है। और हम आपको पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी। आज से आपका बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 शुरू हो रहा है, चैप्टर नंबर 1 शुरू हो रहा है। एक उम्मीद मेरी जो आप लोगों से रहेगी कि आप क्लास में रेगुलरिटी बना के रखें, ठीक है। मैंने कोशिश करी है कि यहाँ पे आप लोगों को होमवर्क वगैरह भी हर एक चीज प्रोवाइड करी जाए, तो आपके लिए होमवर्क भी डाला गया है, जिसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में होगी। आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके होमवर्क भी कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं हमारे इसके चैप्टर के ऊपर। तो पहला चैप्टर हमारा जो है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि शायद पिछली बार 12th की बुक देखी होगी ऐसी मजे मजे में, या पिछले सेशन की किसी की देख ली होगी। तो फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म था। सीबीएसई ने मेरे को लगता है कि बच्चों को बोला है कि ज्यादा मेहनत मत करो, जितना पढ़ रहे हैं पढ़ लो, बस आराम से उसी में नंबर ला के दिखा दो, है ना। तो पहले सीबीएसई क्या बोलता था कि सिलेबस में ये पोर्शन डिडक्टेड है। अब सीबीएसई ने क्या करा, अपनी नई एनसीईआरटीज के अंदर वो चैप्टर भी उड़ा दिया है, ठीक है। तो आपकी जो नई एनसीईआरटी आई है सेशन 2023 की और 24 की, तो उसके अंदर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसको हटा दिया गया है। और आप लोगों को अब जो सिलेबस में ही चैप्टर्स है वही सिर्फ बुक के अंदर देखने को मिलेंगे। तो उसी तरीके से जैसे सीबीएसई ने चैप्टर को रिमूव करा है, आप भी अपनी लाइफ में बुरे लोगों को हटाएं और थोड़ा मतलब अपने जीवन को अच्छा बनाएं, ठीक है। शुरुआत करते हैं। आई नो ज्यादा अच्छा नहीं था बट ठीक है, कोई बात नहीं, शुरुआत करते हैं। इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन, फ्लावर के बारे में मैं बताऊंगा, एंड स्टेमन। स्टेमन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पे हम लोग फोकस करेंगे किसके ऊपर, अभी मेल वाले पार्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे, एंड जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो वहां पे फीमेल वाले पार्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे। अब मेल के अंदर क्या क्या प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके ऊपर ध्यान देंगे, एंड फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो हर एक चीज को बहुत ही डिटेल में अच्छे तरीके से मैं करवाऊंगा, ठीक है। एंड होमवर्क तो करना ही करना है, क्योंकि फिर बाद में मैं कसम दे दूंगा तुमको अच्छा लगेगा नहीं, है ना। लेक्चर के बाद मैंने 4-5 क्वेश्चन या मेरे ख्याल से 6-7 क्वेश्चन डाल रखे हैं, आसान आसान से, उनको प्रैक्टिस करना है ताकि तुमको थोड़ा लगे कि हाँ तुमने कोई अच्छी चीज पढ़ी है। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। अभी हम लोगों का चैप्टर का नाम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। देखो हम लोगों ने बहुत बारी सुना है कि प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एंड आप लोग क्लास 10th में पढ़ते भी हैं कि प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। कैसे होता है, फ्लावर की हेल्प से होता है। अब ये हम लोगों को अच्छे तरीके से डिटेल में समझना है कि फ्लावर के अंदर किस तरीके से, या कह सकते हो प्लांट के अंदर किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जो एक ऑर्गन स्पेसिफिकली फ्लावर और प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और वो भी कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हेल्प करता है, उस ऑर्गन को हम कहते हैं फ्लावर। अब यहां पे ऊपर क्या बोला गया है कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडिफाइड शूट। शूट मतलब यानी कि हमारा स्टेम वाला पार्ट, ठीक है, लीव्स वाला पार्ट जो होता है उसको हम शूट कहते हैं। तो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड स्टेम का पोर्शन है, ठीक है। यहां पे सारी की सारी चीजें कैसी है, मॉडिफाइड है। अभी आपको लगेगा ऐसे कैसे भैया आप कह सकते हो मॉडिफाइड है। अच्छा, एक टिपिकल फ्लावर आप लोगों ने देखा है, नहीं देखा है तो आप लोगों को भी दिखा देते हैं। यहाँ पे आप लोगों के सामने फ्लावर का इमेज है। अगर आप इस फ्लावर को ध्यान से देखेंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे, और हो सकता है कि आपने किसी को कभी गुलाब दिया हो, या आपको कभी किसी ने दिया हो, हालांकि वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपने कभी किसी को दिया हो तो आपने देखा होगा वहां पे क्या होता है, सेपल्स होती हैं। ये जो आपको कलर्ड पोर्शन दिख रहा है, दीज आर सेपल्स, सो दीज आर पेटल्स। नीचे ग्रीन वाला पार्ट जो दिख रहा है, दीज आर सेपल्स। फ्लावर के अंदर फिर प्रेजेंट होता है स्टेमन, और सेंटर में प्रेजेंट होता है हमारा क्या, पिस्टल। अब ये सब कुछ क्या है, इसको जरा मैं प्यार से और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। अगर एक फ्लावर की बात करूं मैं, तो फ्लावर के अंदर हम लोगों को 4 चीजें देखने को मिलती है मेनली। कौन कौन सी, सबसे पहले आता है हमारा सेपल्स, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, सेपल्स आता है, फिर आता है यहाँ पे पेटल्स, फिर उसके बाद आता है हमारा क्या, उसके बाद आता है स्टेमन, ठीक है, और फिर हमारा आता है पिस्टल। ये हमारा फिर क्या आता है, पिस्टल। अच्छा जी, अगर हम शुरुआत करें सेपल से, तो सेपल हमारा क्या होता है, ये जो ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखती है ना फ्लावर के एकदम बेस पे, ये देखो यहां पे दिख रही है ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। तो सेपल्स हमारे कैसे होते हैं, दे आर ग्रीन एंड लीफ लाइक। कैसे होते हैं, ये ग्रीन होते हैं एंड दे आर लीफ लाइक। अच्छा जी, अगर हम बात करें किसके ऊपर, पेटल्स के ऊपर, तो पेटल्स जो होती हैं हमारी कैसी होती हैं, कलर्ड होती हैं। कैसी होती हैं, कलर्ड होती हैं। और ये कैसी होती हैं, सेंटेड होती हैं। कैसी होती हैं, सेंटेड होती हैं, यानी कि इसमें से खुशबू आती है। तभी तो गुलाब देते हो ना, मतलब प्यार में या याद में खुशबू आती है, सेंटेड होते हैं।
स्टेमन्स की बात करूं अगर मैं, तो स्टेमन जो है इट इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ये कह सकते हैं मेल यूनिट ऑफ फ्लावर। इसको मैं डिटेल में अलग से बताऊंगा, अभी मैं ब्रीफ में बता रहा हूं। इट इज द मेल यूनिट ऑफ फ्लावर, ठीक है। पिस्टिल की बात करें तो पिस्टिल जो होता है हमारा, इट इज द फीमेल यूनिट ऑफ फ्लावर। ये क्या है? फीमेल यूनिट ऑफ फ्लावर। चलो जी, बहुत बढ़िया। आप लोगों को ये पता लग गया कि अच्छा फ्लावर के अंदर ये सारे के सारे हमारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये सारे के सारे पार्ट्स एक बेस पे पड़े होते हैं, कह सकते हो एक ब्रॉड बेस पे प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट ब्रॉड बेस इज कॉल्ड थैलेमस। उस ब्रॉड बेस को हम क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। इस फ्लावर को मैं फिर से जूम कर रहा हूं, अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो यहां पे एक ब्रॉड बेस सा बना हुआ है। नाउ दिस ब्रॉड बेस, ये जो जिस बेस से अपनी सेपल्स निकल रही हैं, दिस ब्रॉड बेस इज कॉल्ड क्या? थैलेमस, ठीक है। तो असल में आपको जैसे आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, सो आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारा लीफ होती है, ठीक है, जैसे मान लो ये अपनी लीफ है, तो लीफ की जो ये डंडी होती है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पेटियोल, है ना। ये आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा। उसी तरीके से हमारा जो फ्लावर होता है, तो फ्लावर की जो स्टॉक होती है, फ्लावर की जो डंडी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मान लो ये फ्लावर की डंडी है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पेडिसल। इसको हम क्या कहते हैं? पेडिसल कहते हैं। ओके, सो ये पेडिसल है हमारा। पेडिसल का ऊपर वाला पोर्शन जो होता है, यही ये ऐसे ब्रॉड थोड़ा सा हो रखा होता है, एंड दिस फ्लैट पोर्शन या कह सकते हैं ब्रॉड पोर्शन इज कॉल्ड थैलेमस। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं थैलेमस। ये क्या है? थैलेमस कह लो। अच्छा, कुछ कुछ जगह पे इसको रिसेप्टेकल नाम से भी बोला गया है, रिसेप्टेकल भी बोला गया है। और रिसेप्टेकल के ऊपर ही सारे के सारे हमारे फ्लोरल पार्ट्स, सारे के सारे फ्लोरल पार्ट्स इसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो सेपल हो, चाहे वो पेटल हो, चाहे वो स्टेमन हो, चाहे वो पिस्टिल हो, सारे के सारे पार्ट्स हमारे इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एंड ये जो आप लोगों को स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, सारे के सारे, ये जो स्टेमन दिख रहा है या जो पेटल्स दिख रही है, सेपल दिख रही है, दे आर नथिंग बट दे आर मॉडिफाइड लीव्स। ये क्या है? हमारी मॉडिफाइड लीव्स हैं। ओके, बात क्लियर है यहां तक? ये आप लोगों को आई गेस सबको पता होगा, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है, 11th में भी हमारा चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर सबको पता है। अब थोड़ी सी बेसिक बातें और करते हैं, फिर थोड़ा डिटेल में जाएंगे। ये जो चारों पार्ट्स हम लोगों ने पढ़े, यानी कि सेपल्स हो गया, पेटल्स हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद स्टेमन हो गया, फिर उसके बाद हमारा पिस्टिल हो गया, इनके लिए टेक्निकल नेम्स हैं, जैसे कि कैलेक्स। कैलस जो है हमारा, इट इज द टेक्निकल नेम फॉर, किसके लिए? फॉर सेपल्स। तो ये टेक्निकल नेम है किसके लिए? फॉर सेपल्स। कोरोला की बात करें तो दिस इज द टेक्निकल नेम किसके लिए? फॉर पेटल्स, ठीक है। एंड्रोशियम की बात करें तो जो स्टेमन होता है, यानी कि मेल यूनिट, उसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। गाइनोशियम यानी कि जो हमारा बेसिकली फीमेल यूनिट है, या आप कह सकते हैं पिस्टिल जो है, उसको हम गाइनोशियम भी कहते हैं, उसको हम गाइनोशियम भी कहते हैं। ये चार पार्ट्स होते हैं। अगर एक थैलेमस के ऊपर मैं इनका अरेंजमेंट देखूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर एक थैलेमस के ऊपर इसका मैं अरेंजमेंट देखूं, तो सबसे बाहर की तरफ ये जो अरेंजमेंट होता है, इट इज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। सबसे बाहर की तरफ होता है क्या हमारा? सबसे बाहर की तरफ होता है हमारा कैलेक्स, फिर उसके बाद आता है हमारा कोरोला, फिर उसके बाद आता है एंड्रोशियम, और सेंटर में हमारा प्रेजेंट होता है गाइनोशियम। अगर आप इस फ्लावर के अंदर भी मेरी जान ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से देखेगा। ये देखो, सेपल्स जो है सबसे बाहर की तरफ है, और वी कैन सी कैलेक्स सबसे बाहर की तरफ है, फिर उसके बाद यहाँ पे पेटल्स आई, फिर यहाँ पे हमारा आप लोगों को स्टेमन दिख रहा है, और सेंटर में आप लोगों को गाइनोशियम और वी कैन से पिस्टिल दिख रहा होगा। आई होप यहां तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं हर एक चीज जो बता रहा हूं उसका इंपॉर्टेंस है, एंड ये जो लेक्चर है आप लोगों के लिए सिर्फ बोर्ड्स में नहीं बल्कि नीट में भी हेल्प करने वाला है। अब दो चीजें और समझते हैं। फ्लावर के जो ये चार कह सकते हैं फ्लोरल पार्ट्स कह लो, वॉल्स कह लो, उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो दो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? एक है एसेंशियल, ठीक है, एक क्या है? एक है एसेंशियल और एक है नॉन एसेंशियल, ठीक है। एक क्या है हमारा? नॉन एसेंशियल। जो चीजें आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर बताई जाएंगी वो शायद आप लोगों को बाकी लेक्चर्स में देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। मैं कंटेंट इस लेक्चर के अंदर थोड़ा सा नीट का भी डालने वाला हूं, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का बोर्ड्स के साथ साथ नीट की भी प्रिपरेशन हो रही है। एसेंशियल वॉल्स हमारी कौन सी होती हैं? जो गैमीट्स बनाती हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, एसेंशियल वॉल कौन सी होती हैं? जिनका रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट रोल होता है, ठीक है, डायरेक्ट रोल इन
रिप्रोडक्शन, डायरेक्ट रोल इन रिप्रोडक्शन। अब डायरेक्ट रोल इन रिप्रोडक्शन से क्या मतलब है? डायरेक्ट रोल इन रिप्रोडक्शन से मतलब यह है कि ये बनाते होंगे गैमीट्स, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट्स बनाते हैं ये, ठीक है। इनका रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट रोल होता है, यानी कि ये मेल एंड फीमेल गैमीट्स बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे हमारे क्या आते हैं? यहां पे हमारा आता है बेसिकली एंड्रोशियम और गाइनोशियम, एंड्रोशियम, ठीक है, और गाइनोशियम जो है हमारे, ये दोनों यहां पे आते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें नॉन एसेंशियल वॉल्स की, तो नॉन एसेंशियल वॉल्स कौन से होते हैं? जो गैमीट्स नहीं बनाते हैं, उनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। सो दे डू नॉट फॉर्म गैमीट्स। नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं? डू नॉट फॉर्म गैमीट्स। अब जाहिर सी बात है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि कौन से दो पार्ट्स बचे हैं, ठीक है। तो आप लोग यहां पे मेंशन कर सकते हैं, जो हमारे सेपल्स और पेटल्स होते हैं वो यहां पे आते हैं, ठीक है। तो सेपल्स हो गई और पेटल्स हो गई, वो यहां पे हमारी आ जाएंगी, या कैलेक्स कह लो और कोरोला कह लो, ये हमारे यहां पे आते हैं इन केस ऑफ नॉन एसेंशियल पार्ट्स या नॉन एसेंशियल वॉल्स ऑफ फ्लावर। ये बात यहां तक सबको सॉर्टेड है। अब जाहिर सी बात है कि हम लोगों को रिप्रोडक्शन पढ़ना है किसके अंदर? फ्लावर्स के अंदर, ठीक है। किसी भी चीज की शुरुआत एक सीक्वेंस में होती है। अगर मैं आप लोगों को फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन करवाना है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को मेल जो यूनिट होगी फ्लावर की, ठीक है, मैं मेल यूनिट के बारे में बताऊंगा कि मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट कह लो या मेल ऑर्गेन जो है उसके बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। फिर मेल ऑर्गेन का क्या स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बताऊंगा। अच्छा, उस स्ट्रक्चर के अंदर गैमीट्स का कैसे फॉर्मेशन होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को सेम चीज फीमेल के बारे में बताऊंगा। जब हम दोनों कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे तो हम उसका फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा, आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको मेल यूनिट का जो स्ट्रक्चर होता है या ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बताने वाला हूं, और उसके अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है वो डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप जब ये लेक्चर देखेंगे उसके बाद अपनी एनसीईआरटी रीड करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बड़े तरीके से अपने को सारी चीजें पता करेंगे, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स की और इवेंट्स की। अभी इन स्ट्रक्चर्स में और इवेंट्स में आप लोगों को हम तीन चीज करवाएंगे, दैट इज स्टेमन हो गया, माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया और पोलन ग्रेन हो गया, ठीक है। इसी के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वगैरह जो भी है सब कुछ मैं आप लोगों को करवा दूंगा। चलो जी, लेट्स स्टार्ट विद स्टेमन। सबसे पहले बेसिक से, है ना, मतलब फ्लावर का हमें पता लग गया कि हाँ यार 4 पार्ट्स हैं, ये सारे सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, एंड्रोशियम, सॉरी पिस्टिल। अब मैं फोकस कर रहा हूं किसके ऊपर? सिर्फ मेल पार्ट के ऊपर या मेल यूनिट के ऊपर। स्टेमन जो होता है हमारा, इट इज द मेल यूनिट ऑफ फ्लावर, इट इज द मेल यूनिट ऑफ फ्लावर। ये क्या है? मेल यूनिट है किसका? फ्लावर का, या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह लो, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह लो, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह लो। चलो बहुत बढ़िया। अगर आप स्टेमन का स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे, ये पूरा का पूरा एक स्टेमन है, तो इसके अंदर आप लोगों को एक लॉन्ग स्टॉक या कह सकते हैं एक डंडी दिख रही है, जिसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। और इसका टॉप पोर्शन, सबसे ऊपर वाला पोर्शन स्वॉलन सा दिख रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। तो यहां पे दो पोर्शंस देखने को मिलते हैं, दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारा एंथर और एक होता है हमारा क्या? फिलामेंट। एक होता है फिलामेंट। तो फिलामेंट क्या है? एक लॉन्ग स्टॉक है, नथिंग एल्स, ठीक है, एक लॉन्ग स्टॉक है। स्टॉक क्या होता है? डंडी है, ठीक है, जो कनेक्ट करती है किसको? एंथर को थैलेमस से। ये एंथर को थैलेमस से अटैच करके रखती है, एंथर को थैलेमस से अटैच करके रखती है। अच्छा, अगर मैं बात करूं एंथर की, तो एंथर क्या है? स्वॉलोवन टॉप है। ये स्वॉलोवन टॉप पोर्शन है किसका? फिलामेंट का। और यहीं पे बनेंगे हमारे क्या? पोलन ग्रेन्स। और इन पोलन ग्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं मेल गैमीट्स, ठीक है, इन्हीं के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या? मेल गैमीट्स। तो मेल गैमीट्स जो होते हैं हमारे, वो किसके अंदर बनते हैं? एंथर के अंदर बनते हैं। अच्छा, ये बात आपको हर कोई बता देगा, लेकिन कुछ चीजें जो होती हैं वो मुझे लगता है कि क्लियर करना जरूरी है। अब वो बात क्या है उसको जरा ध्यान से सुनेंगे, और बेटा प्लीज अच्छे तरीके से सुनेंगे। स्टेमन जो है इसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल, या आप कह लीजिए माइक्रोस्पोरोफिल। अच्छा, ये स्पोरोफिल क्या होता है, माइक्रोस्पोरोफिल क्या होता है, सब दिमाग के ऊपर से गया। प्लांट किंगडम वाला चैप्टर आप लोगों ने जब कभी पढ़ा होगा, ठीक है, और याद वहां पे आया होगा, किसी अच्छे टीचर से पढ़ा होगा, तो उसने बताया होगा स्पोरोफिल के बारे में। स्पोरोफिल क्या होता है? स्पोरोफिल,
YLL, स्पोरोफिल। फिल वर्ड जो है ये लिया गया है मेरी जान लीफ से। कहां से? लीफ से। स्पोर, ऐसी लीफ जिसके ऊपर स्पोर पैदा होते हैं उसको हम कहते हैं स्पोरोफिल। तो जो ये स्टेमन है, दिस इज नथिंग बट अ मॉडिफाइड लीफ। दिस इज अ मॉडिफाइड लीफ। मैंने आपको क्या बोला था? फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। ये सारे के सारे जो आप लोगों को फ्लोरल पार्ट्स दिख रहे हैं, सेपल्स हो गया, पेटल्स हो गया, स्टेमन्स हो गए, एंड्रोशियम सॉरी पिस्टिल हो गए, सिर्फ किसके बने हैं? मॉडिफाइड लीफ है सारे के सारे। नाउ स्पोरोफिल क्या होता है? फिल का मतलब होता है लीफ, स्पोर का मतलब ऐसी लीफ जिसके ऊपर स्पोर बन रहे हैं। माइक्रो मतलब कि स्मॉल, यानी कि माइक्रोवर्ड जो होता है यानी कि स्मॉल स्पोर्स, और स्मॉल स्पोर्स कौन से होते हैं? मेल के होते हैं। तो माइक्रोस्पोरोफिल क्या होगा? माइक्रोस्पोरोफिल यानी कि वो लीफ, माइक्रोस्पोरोफिल यानी कि वो लीफ, माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है, यानी कि वो लीफ जिसके ऊपर मेल स्पोर्स या स्मॉल स्पोर्स बन रहे हैं। माइक्रो को आप मेल से भी रिलेट कर सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर मेल स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो स्टेमन को हम माइक्रोस्पोरोफिल भी बोलते हैं। चलो अब बात करते हैं अगर हम एंथर की। एंथर का एक और नाम है, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजियम। एंथर को हम क्या बोलते हैं? एंथर को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि भैया माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होते हैं। कोई भी स्पोरोफिल जो होता है उसके ऊपर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम। ठीक है, कोई भी स्पोरोफिल होगा उसके ऊपर एक बड़ा सा, जैसे कि आप उसमें राइजोपस में भी देखते हैं हाइफा, फिर उसके ऊपर बड़े से बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम, उसके अंदर होते हैं स्पोर्स। तो एंथर भी क्या है? एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स बन रहे हैं। और कौन से स्पोर्स बन रहे हैं? एंथर के अंदर मेल स्पोर्स बन रहे हैं, और मेल स्पोर्स को हम माइक्रोस्पोर्स भी कहते हैं। तो यहां पे क्या बन रहे हैं? माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं। तो क्योंकि इस एंथर के अंदर ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर मेल स्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है एंथर का स्ट्रक्चर, क्योंकि जब हम एंथर का स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेंगे तो हमें आधी परेशानी तो वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। ओके, ठीक है। अब अगर मैं एंथर की बात करूं, मैंने क्या बोला कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि नीट में जब आप एग्जाम देते हैं तो कभी कभी हम लोगों से पूछ लिया जाता है कि माइक्रोस्पोरेंजियम कौन सा पार्ट है। स्टेमन दे देते हैं, मतलब फिलामेंट दे देते हैं, एंथर दे देते हैं, पिस्टिल दे देते हैं, स्टिग्मा दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं वो, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। नाउ अगर मैं एंथर की बात करूं, यहाँ पे आपको एंथर का स्ट्रक्चर बड़े तरीके से दिख रहा है। एंथर का स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे भी देखो अच्छे तरीके से दिख रहा है। एक एंथर के अंदर होते हैं 2 लोब्स, ठीक है, बड़े बड़े 2 लोब्स होते हैं। यहाँ पे भी दिख रहा है एक एंथर के अंदर बड़े बड़े 2 लोब्स होते हैं, बड़े बड़े यहाँ पे 2 लोब्स होते हैं। हमारा एंथर क्योंकि उसके अंदर 2 लोब्स होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? डायथेकस। क्या कहते हैं? डायथेकस। एंथर के अंदर होते हैं 2 लोब्स, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? डायथेकस। ठीक है, अच्छा, अब उन दोनों, ठीक है, कह सकते हो, चलो कोई बात नहीं, 2 लोब है, सॉरी डायथेकस नहीं, बाइलोब्ड कर दो इसको हम कर देते हैं बाइलोब्ड। अच्छा, बाइलोब्ड। अब अगर आप दोनों लोब्स को देखोगे तो उसके अंदर भी आप लोगों को थोड़े सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। इसको ग्रीन से अगर ये विजिबल नहीं है तो मैं दूसरे कलर से भी इसको लेबल कर देता हूँ। रेड ले लेते हैं यहाँ पे, या ऑरेंज ले लें, हाँ ठीक है। ये हमारा एक लोब, ये हमारा दूसरा लोब, ये क्या हो गया? बाइलोब्ड। अगर आप देखेंगे तो इस लोब के अंदर भी छोटे छोटे आप लोगों को स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ठीक है, इनका भी पार्टीशन हो रखा है। एक लोब यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है। तो एक लोब के अंदर 2 कह सकते हैं थैकाज होते हैं, ये कह सकते हो 2 सैक होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये देखो एक लोब ये रहा, इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊं यहाँ पे तो एक लोब ये रहा हमारा, एक लोब ये रहा, और इसके अंदर भी 2 क्या दिख रहे हैं आप लोगों को? बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। इसको हम कहते हैं क्या? थैका। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं थैका। क्या कहते हैं? थैका। तो एक लोब के अंदर 2 थैकाज होते हैं, तो एंथर को हम क्या कहते हैं? डायथेकस भी कहते हैं। ठीक है, एंथर को हम डायथेकस भी कहते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, डायथेकस भी कहते हैं। अच्छा जी, थैका को आप स्पोरेंजिया भी बोल सकते हैं, या अगर आप इसमें देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखे? 2 थैका दिखे एक लोब के अंदर। टोटल आपके कितने हो गए? 4 हो गए।
ठीक है। और इन चारों, अगर मैं थैकस की बात करूं ना, इन चारों थैकस के अंदर क्या बनेंगे, इन चारों थैकस के अंदर हमारे पोलन ग्रेन्स या कह सकते हो माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं अभी बताता हूं मैं। तो इन सब के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, या कह सकते हो मेल स्पोर्स बनेंगे, और उन मेल स्पोर्स से ही बनेगा क्या, मेल गैमीट। तो डायथैका है, या कह सकते हो टोटल 4, इन थैकस को ही हम स्पोरेंजिया भी कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलर ही होता है। तो डायथैकस है, और टोटल हमारे पास 4 थैका है, या आप कह सकते हैं 4 ऐसे स्ट्रक्चर है जिनके अंदर स्पोर्स बनेगा। तो इसको हम क्या कह देते हैं, टेट्रा स्पोरेंजिएट बोल देते हैं, टेट्रा स्पोरेंजिएट बोल देते हैं, स्पोरेंजिएट। तो हमारा जो एंथर होता है, इट इज बाइलोब्ड और डायथैकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। हम लोगों से पूछा जाता है कि हमारा एंथर कैसा है, उसके अंदर 2 लोब्स देखने को मिलते हैं, एक लोब के अंदर 2 थैका होते हैं, तो डायथैकस हो गया। और टोटल अगर ओवरऑल देखा जाए तो 4 स्पोरेंजिया यानी कि 4 ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, या 4 ऐसे थैकास होते हैं जिसके अंदर स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, इसलिए इसको टेट्रास्पोरेंजिएट बोला जाता है। ठीक है, अब हर एक स्पोरेंजिया, हमने कितने बोले, 4, हर एक स्पोरेंजिया इट इज सराउंडेड बाय सम लेयर्स। ठीक है, या आप कह सकते हो एंथर जो होता है ओवरऑल अगर देखा जाए तो इट इज सराउंडेड बाय अ लेयर। अभी उन लेयर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन मेरे को एक पॉइंट याद आया कि ये जो हमारे 2 लोब्स हैं, एक लोब ये वाला और एक लोब ये वाला, दे आर कनेक्टेड बाय अ टिश्यू। उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। यहां पे देख सकते हैं, ये देखो, इसको हम कहते हैं कनेक्टिव, इस पोर्शन में होता है कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लोब इधर है, एक लोब इधर है, यहाँ पे 2 थैकास है, और टोटल ओवरऑल अगर देखोगे तो 4 स्पोरेंजिया दिख रहे हैं। ये स्पोरेंजिया क्या होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर स्पोर्स बनते हैं। कैसे बनेंगे अभी बताऊंगा। ठीक है, ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसके पास होता है वैस्कुलर सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे होता है वैस्कुलर सप्लाई, वैस्कुलर सप्लाई, यानी कि यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम यानी कि पानी आएगा उसका ट्रांसपोर्ट होगा, फूड आएगा उसका ट्रांसपोर्ट होगा, जो कि हमारे एंथर के ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। अच्छा, अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं। हमारा जो एंथर होता है, इट इज बेसिकली सराउंडेड बाय सम लेयर्स। ठीक है, 4 लेयर से एंथर हमारा सराउंडेड होता है। सबसे बाहर वाली होती है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के बाद आती है हमारी मिडल लेयर, मिडल लेयर। ठीक है, और सबसे इनरमोस्ट होती है टैपेटम, टैपेटम। ये एंथर की 4 लेयर्स हैं, ये एंथर की 4 लेयर्स हैं। एंथर के अंदर ये 4 लेयर्स देखने को मिलती है। कुछ भी आगे शुरुआत करने से पहले बता दूं मैं कि सारी की सारी सिंगल लेयर्ड होती हैं। ठीक है, ऊपर यहां पे लिख देता हूं मैं, ऑल जो होती हैं दे आर सिंगल लेयर्ड, सिंगल लेयर्ड एक्सेप्ट मिडल लेयर। मिडल लेयर को छोड़ करके सारी की सारी कैसी होती हैं, सारी की सारी सिंगल लेयर्ड होती हैं, ताकि मेरे को आगे बार बार लिखना ना पड़े, इसलिए मैंने आप लोगों को यहीं पे बता दिया। एपिडर्मिस जो होती है, दिस इज द आउटर मोस्ट। ये कैसी होती है, आउटर मोस्ट होती है। ठीक है, आउटर मोस्ट है। अच्छा जी, ये हेल्प करती है, या इसका मेन रोल जो होता है दैट इज इन प्रोटेक्शन। ये किस में काम करती है, प्रोटेक्शन में काम करती है। ठीक है, किस में काम करती है, प्रोटेक्शन में। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, एपिडर्मिस के अंदर आती है एंडोथीसियम। ये सीक्वेंस आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट है। टैपेटम हमारी कैसी है, इनर मोस्ट है। टैपेटम हमारी कैसी है, इनर मोस्ट है। अभी टैपेटम के अंदर भी क्या होता है वो बताएंगे। टैपेटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, या टैपेटम के अंदर वाला जो पोर्शन उसमें क्या होता है वो भी बताएंगे। ठीक है, इनर मोस्ट है। अच्छा जी, एंडोथीसियम जो होती है इनर टू एपिडर्मिस है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। एंडोथीसियम का मेन जो काम होता है, ये हेल्प करते हैं किसमें, एंथर डाइसेंस में। नाउ व्हाट इज दिस एंथर डाइसेंस, वो भी मैं आप लोगों को अभी समझाता हूं। एंथर डाइसेंस। अच्छा जी, मिडल लेयर जो होती है, ये इसका मेनली मैकेनिकल सपोर्ट वगैरह का काम होता है, मैकेनिकल सपोर्ट का काम होता है। अच्छा जी, आप कहेंगे भैया आपने अभी टैपेटम का फंक्शन नहीं लिखा। टैपेटम इनर मोस्ट है एंड इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करती है, ये हम लोगों के लिए जानना जरूरी है, और ये जानते ही हमारा आधा खत्म हो जाएगा काम।
ठीक है। अच्छा, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, इस डायग्राम में भी आप लोगों को बढ़िया तरीके से दिख रहा है, ये एनसीईआरटी के डायग्राम है, आप ये वाला डायग्राम भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को 4 लेयर्स दिख रही हैं, ठीक है। सबसे बाहर वाली हमारी एपिडर्मिस है, उसके अंदर एंडोथीसियम है, फिर यहाँ पे हमारी मिडल लेयर है, मिडल लेयर के अंदर यहाँ पे आपको जो सर्कल बनता हुआ दिख रहा है, दिस इज ऑफ टेपेटम। टेपेटम के अंदर यहाँ पे एक ग्रीन कलर का पोर्शन या यहाँ पे एक पैच दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे पैच सा दिख रहा है, और यहाँ पे लेबल किया गया है उसको क्या, स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू, ये वो टिश्यू है जिससे क्या बनते हैं, जिससे स्पोर्स बनते हैं। ये वो टिश्यू है जिससे क्या बनते हैं, जिससे स्पोर्स बनते हैं। और इसके चक्कर में मैंने जो ऊपर लिखा था वो भी इरेज हो गया है, तो मेरे को वो लिखना पड़ेगा। मैं इसको पहले लिख देता हूं, फिर आगे चलूंगा। तो यहाँ पे टेपेटम हम लोगों ने लिखा था, ठीक है, और टेपेटम जो था हमारा, इट वॉज इनरमोस्ट, ओके, और ये क्या प्रोवाइड करा था, न्यूट्रिशन। चलो जी, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था। सो अभी मैंने क्या बोला कि अगर सीक्वेंस देखोगे तो एपिडर्मिस सबसे बाहर की तरफ होती है, उसके बाद आती है एंडोथीसियम, फिर आती है मिडल लेयर, फिर आता है टेपेटम। इसमें भी देख सकते हो सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस है, फिर उसके अंदर एंडोथीसियम है, फिर मिडल लेयर है, मिडल लेयर के 2 से 3 लेयर्स होती हैं, फिर टेपेटम है, और यहाँ पे हमारा स्पोरोजेनस टिश्यू है, ठीक है। अच्छा, एंडोथीसियम का जो मैंने फंक्शन लिखा है एंथरडाइसेंस, उसके बारे में पहले बात करते हैं। फिर टेपेटम किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। दोनों चीजों को अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। चलो जी, अब देखो यहाँ पे होता क्या है। यहाँ पे हमने एंडोथीसियम के यहाँ पे आपको सेल्स दिखा रखे हैं। ये जो बाहर वाले सेल्स आपको दिख रहे हैं, दिस इज ऑफ एपिडर्मिस, एंड ये जो आपको अंदर वाली लेयर दिख रही है किसकी है, एंडोथीसियम की है। अगर आप एंडोथीसियम के सेल्स देखेंगे तो अगर देखोगे साइड में तो ये चौड़े हो रखे हैं, थोड़े लंबे लंबे हैं। तो एंडोथीसियम के सेल्स की खास बात क्या है, ये हमारे कैसे होते हैं, दीज आर रेडियली इलोंगेटेड, ठीक है। रेडियली कैसे हो रखे हैं, इलोंगेटेड हो रखे हैं, रेडियली इलोंगेटेड है, ठीक है। किसके सेल्स, एंडोथीसियम के, किसके, एंडोथीसियम के सेल्स हैं। अच्छा, रेडियली इलोंगेटेड है। दूसरा, इनके ऊपर आप लोगों को कुछ ब्लैक थिकनिंग से देखने को मिल रही है, ब्लैक बैंड से देखने को मिल रहे हैं। ये जो बैंड्स है किसके हैं, सेल्यूलोज के। तो अल्फा सेल्यूलोज के यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलते हैं क्या, सेल्यूलोज के देखने को मिलते हैं बैंड्स, ठीक है। अच्छा, इन बैंड्स की अगर मैं नेचर की बात करूं तो ये जो बैंड्स होते हैं दे आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक वो चीज होती है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकती है, जो मॉइस्चर को क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। उस चीज को हम क्या कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। अब इनका काम क्या है इसको जरा समझिए। मैंने आप लोगों को बताया भाई देखो सिंपल सी कहानी है कि अगर हम थोड़ा सा डायग्राम वगैरह देखें अच्छे तरीके से, अगर हम डिस्कशन करें, सो मैंने आपको बताया कि यार देखो कहानी क्या है। सबसे पहले यहाँ पे एक बाहर की तरफ लेयर है, ठीक है। ये लेयर किसकी है, ये लेयर एपिडर्मिस की है, ठीक है, एपिडर्मिस की लेयर है ये। चलो बहुत बढ़िया। एपिडर्मिस के बाद हमारा क्या आता है, एपिडर्मिस के बाद हमारी लेयर आ रही है किसकी, एंडोथीसियम की। सो मान लेते हैं कि ये जो लेयर है हमारी, ठीक है, ये जो लेयर है हमारी वो किसकी है, वो है एंडोथीसियम की। मैं अच्छे तरीके से नहीं बना रहा, बस मैं लेयर का सीक्वेंस आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। ये लेयर हमारी किसकी है, एंडोथीसियम की है। अच्छा, एंडोथीसियम के अंदर हमारा क्या आ रहा था, यहाँ पे मिडल लेयर्स आ रहा था। मिडल लेयर थोड़ी थिक थी तो उसको मैं थोड़ा सा थिक बना रहा हूँ। मिडल लेयर के अंदर 2-3 लेयर्स आती हैं, ठीक है, तो उसको मैंने थोड़ा सा थिक दिखा दिया है यहाँ पे। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो मिडल लेयर के अंदर क्या आता है, मिडल लेयर के अंदर यहाँ पे हमारा बेसिकली प्रेजेंट होता है टेपेटम, ठीक है। तो ये जो लेयर है ये किसकी है, दिस इज टेपेटम। बहुत बढ़िया, ये टेपेटम हो गया हमारा। अच्छा, टेपेटम के अंदर यहाँ पे हमारा टेपेटम के अंदर प्रेजेंट होता है यहाँ पे क्या, एक टिश्यू, ओके। इस टिश्यू को हम किस कलर से वो करें, पिंक से कर दें, पिंक से दिख जाएगा, हाँ दिख तो रहा है वैसे, ठीक है। ये हमारा अंदर एक टिश्यू है। ये जो टिश्यू होता है इसको मैं जानबूझ के ऐसे बता रहा हूँ कि आपको सीक्वेंस तो कम से कम पता लगे, ठीक है। इस टिश्यू को मैं पूरा कलर नहीं कर सकता, ठीक है, ऐसे ही मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ, ठीक है जी। चलो जी, इसके अंदर एक टिश्यू होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू कहते हैं, और हम लोगों को 4 जगह पे ये देखने को मिलता है। हर एक स्पोरेंजिया में, या आप कह सकते हैं हर एक थैका के अंदर हम लोगों को ये देखने को मिलता है। तो अब मेरे को यहाँ पे अगर कहानी लिखनी है तो मैं पूरी कहानी लिख सकता हूँ। क्या क्या, दिस इज हमारा एपिडर्मिस, दिस इज एपिडर्मिस, बहुत बढ़िया। एंड एपिडर्मिस के अंदर ये हमारा क्या है, एंडोथीसियम है,
एंडोथीसियम है। ओके, एंडोथीसियम के अंदर ये मिडल लेयर है और मिडल लेयर के अंदर यहां पे क्या है, ये टेपेटम है और टेपेटम के अंदर यहां पे हमारा क्या है, ये स्पोरोजेनस टिश्यू है। स्पोरोजेनस टिश्यू है। ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है हमारा, ये बनाता है, इसके सेल्स जो होते हैं हमारे डिफरेंशिएट करते हैं या कह सकते हो मैच्योर करते हैं। इसके सेल्स हमारे मैच्योर करते हैं और वी कैन से डिफरेंशिएट करते हैं और ये बनाते हैं बेटा क्या, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। नाउ व्हाट इज दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल? ये जो सेल होगा अभी हम देखेंगे, ये सेल आगे ही जाकर के क्या बनाएगा, ये सेल आगे जाके बनाएगा क्या, हमारे पोलन ग्रेन्स। तो जब पोलन ग्रेन्स बनते हैं या माइक्रोस्पोर्स बनते हैं तो उनको बनने के लिए, उनको डेवलप होने के लिए जरूरत होती है किसकी, न्यूट्रिशन की। तो टैपेटम जो होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, इन्हीं माइक्रोस्पोर्स को। टैपेटम इन्हीं माइक्रोस्पोर्स को या कह सकते हो पोलन ग्रेन को क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन। ठीक है, पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन भी कैसे बनता है भी बताऊंगा मैं। ठीक है, पोलन ग्रेन भी कैसे बनता है बताऊंगा मैं अभी। तो इसी से क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, टैपेटम जो होता है मेनली वो क्या करता है, वो ना न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है, कहां से, मिडल लेयर से। मिडल लेयर के जो भी पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करके दे देता है किसको, पोलन ग्रेन्स को। तो अपना या माइक्रोस्पोर्स को वो अपना उसको यूज करते हैं, डिवाइड करते हैं, मैच्योर होते हैं एंड फर्दर डेवलपमेंट उनके अंदर होता है। टैपेटम की एक खास बात और है, इन सारी लेयर्स में अगर देखा जाए तो टैपेटम एक ऐसी लेयर है जिसके अंदर आप लोगों को मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन देखने को मिलेगी। मल्टी न्यूक्लियाई कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अंदर एक सेल में मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियाई आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ऐसा किसी में नहीं होता, एपिडर्मिस में भी नहीं होता, एंडोथीसियम में भी नहीं होता एंड मिडल लेयर में भी नहीं होता, लेकिन टैपेटम के सेल्स जो होते हैं दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। ओके, सो ये बात क्लियर है। ये स्पोरोजेनस टिश्यू का आपके जीवन में काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा। यही बताएगा कि कैसे हमारे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, कैसे हमारा अपना पोलन ग्रेन बनता है। ठीक है, बाकी तीनों लेयर का फंक्शन क्लियर है। एपिडर्मिस प्रोटेक्शन, एंडोथीसियम का फंक्शन रह गया है। मैंने क्या बोला, एंडोथीसियम के ऊपर सेलुलोज के बैंड्स मैंने आपको बताया था, वो डार्क कलर के बैंड्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद वो थोड़े स्वेल कर जाते हैं। इसके जो अल्फा सेलुलोज या कह सकते हो सेलुलोज बैंड्स जो हैं इसके जो सेलुलोज के बैंड्स हैं, ठीक है, वो मॉइस्चर को बैंड्स जो हैं वो क्या करते हैं, H2O या कह लो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके क्या कर जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं। और जैसे ये स्वेल करते हैं ना, जैसे ये स्वेल करते हैं तो एंथर की जो वॉल्स होती हैं टूट जाती हैं। एंथर की वॉल्स जो होती हैं वो टूट जाती हैं और अंदर जो पोलन ग्रेन्स बन रहे होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि भैया अभी हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं इनको फीमेल गैमीट तक भी पहुंचाना है। अगर पोलन ग्रेन्स बन के अंदर की तरफ ही रह गए, एंथर की वॉल नहीं टूटी, तो पोलन ग्रेन्स बाहर कैसे निकलेंगे? तो पोलन ग्रेन्स को यहां से निकाल के आगे भी पहुंचाना है, वो बात की बात है। बट याद रखना कि एंथर की वॉल को ब्रेक करने को ही कहते हैं डाइसेंस। तो एंथर की वॉल ब्रेक होती है उसको हम कहते हैं एंथर डाइसेंस, और वॉल ब्रेक होने से जो अंदर पोलन ग्रेन्स बने हैं वो बाहर निकलते हैं। अब ये पोलन ग्रेन क्या है, कैसे बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अच्छा ये बात और बता दूं कि ये जो एंथर डाइसेंस वाला प्रोसेस होता है या ये जो एंडोथीसियम हमारा वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ये कब करता है? यूजुअली मैच्योरिटी पे करता है। जब एंथर मैच्योर हो जाता है, जब उसके अंदर पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं, तभी ये वाला प्रोसेस होता है, ऐसे रैंडमली नहीं होता है। पोलन ग्रेन्स बनने के बाद होता है ये सारा काम। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, यहां पे क्या कर रखा है मैंने, इस स्लाइड के ऊपर सारी की लेयर्स जो हैं उसके बेसिक में फंक्शन बता रखे हैं, तो आप इस इमेज को देख लेना। हम चलते हैं आगे की तरफ। अब मैंने आप लोगों को क्या बोला कि भाई देखो, सबसे बाहर की लेयर हमारी कैसी है, एपिडर्मिस की है, उसके बाद एंडोथीसियम है, फिर यहाँ पे आपको मिडल लेयर दिखती है, फिर आपको टैपेटम के सेल्स दिख रहे हैं, और सेंटर में पड़ा होता है हमारा स्पोरोजेनस टिश्यू। सेंटर में क्या होता है हमारा, स्पोरोजेनस टिश्यू। ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू से, एक मिनट रुक जाइए, हाँ जी, ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू से, ठीक है, माइक्रोस्पोर बनने का जो सफर होता है, क्या बनने का, माइक्रोस्पोर बनने का जो सफर होता है, इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये कैसे हो रहा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये आपको बताने वाली चीज है।
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है कि जो स्पोरोजेनस टिश्यूज के सेल होते हैं ये क्या करते हैं, ये करते हैं बेसिकली डिफरेंशिएट। ये क्या करते हैं, ये करते हैं डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट यानी कि ये करते हैं मैच्योर, ये होते हैं मैच्योर, ये होते हैं मैच्योर। एंड मैच्योर होने के बाद इनको हम क्या बोल देते हैं, मैं बीच में एक बार इसको इरेज कर देता हूं, यहाँ पे एक चीज मेरे को ऐड करनी है। मैच्योर होने के बाद ये हमारे बन जाते हैं क्या, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनता है हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इससे हमारा बनता है क्या, इससे हमारा बनता है माइक्रोस्पोर। अच्छा जी, इससे हमारा बनता है माइक्रोस्पोर। तो अब हमें यही कहानी देखनी है कि इस कहानी पे हम लोग कैसे पहुंच रहे हैं। ठीक है, ये कहानी मेरे को आप लोगों को बतानी है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ उस पोर्शन, यहाँ पे जो ऑरेंज कलर का पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट स्पोरोजेनस टिश्यू। एंड उसके अंदर आप लोगों को कुछ येलो येलो डॉट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, तो येलो डॉट्स क्या कर रहे हैं, वो धीरे धीरे करके स्पोरोजेनस टिश्यू जो है हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मैच्योर कर रहा है। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होता है, उसका कैसे काम है, कैसे नहीं है, वो आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये अपना माइक्रोस्पोर मदर सेल है। मान लो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ठीक है, तो किस तरीके से पूरी कहानी चल रही है, मैं आप लोगों को पूरा माइक्रोस्पोर मदर सेल से पूरा पोलन ग्रेन तक ले आता हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे समझा दूंगा। तो मैं आपको पूरा माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन तक ले आता हूँ। ठीक है, वहां तक हम लोग खत्म कर लेते हैं और उसके बाद स्ट्रक्चर वगैरह हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। सो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आते हैं। चलिए जी, देखो जी, मान लो यहाँ पे हमारा स्पोरोजेनस टिश्यू था। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्पोरोजेनस टिश्यू था। अच्छा जी, इसको थोड़ा, हाँ, स्पोरोजेनस टिश्यू था। अच्छा, स्पोरोजेनस टिश्यू जो होता है इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कह सकते हो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, या इसके अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो उसके अंदर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 2n, ये अलग कलर से लिखूंगा मैं ताकि आप लोगों को इसके ऊपर ध्यान पड़ता रहे। ठीक है, इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं या इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। इसके सेल्स क्या करे, इसके सेल्स डिफरेंशिएट करे या कह सकते हैं आप लोग मैच्योर करे। ठीक है, और मैच्योर करने के बाद इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने बना दिया माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, इस माइक्रोस्पोर मदर सेल के 3-4 नाम है। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम पोलन मदर सेल भी कहते हैं क्योंकि हमारा पोलन ग्रेन जो है इसी से बनेगा। ठीक है, पोलन मदर सेल भी कहते हैं, और इसको हम लोग माइक्रोस्पोरोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोसाइट भी कहते हैं, माइक्रोस्पोरोसाइट भी कहते हैं। एंड इसके अंदर भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इसके अंदर भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अभी तक ऐसा कुछ अलग देखने को नहीं मिला। स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल मैच्योर हुए, उन्होंने क्या बना दिया, माइक्रोस्पोर मदर सेल बना दिया या पोलन मदर सेल बना दिया। ठीक है, अब पोलन मदर सेल जो होता है हमारा, पोलन मदर सेल, इसके अंदर होता है मियोसिस। इसके अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस की खास बात क्या है, ठीक है, मियोसिस की खास बात क्या है कि मियोसिस जो है हमारा वो एक रिडक्शनल डिवीजन है। वो क्या है, एक रिडक्शनल डिवीजन है, यानी कि इसके अंदर हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं हाफ। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं क्या, क्रोमोसोम्स जो हैं वो हो जाते हैं हाफ। अच्छा, एक और खास बात है मियोसिस की, और वो क्या है, वो ये कि इसके बाद आप लोगों को 4 सेल्स मिलते हैं। मियोसिस होने के बाद 4 डॉटर सेल्स कह लो या 4 सेल्स मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले होता है मियोसिस 1। मियोसिस 1 होने के बाद हम लोगों को यहाँ पे बेसिकली 2 सेल्स मिलते हैं। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पे 2 सेल्स मिलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये 2 मियोसिस 1 हुआ है, एंड मियोसिस 1 के बाद होता है आप लोगों को क्या पता होगा, मियोसिस 2। यहाँ पे होता है क्या, मियोसिस 2। तो हम लोगों को 4 सेल्स ऐसे मिलते हैं। ठीक है, हम लोगों को 4 सेल्स ऐसे मिलते हैं आफ्टर मियोसिस 2। अब मियोसिस में क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं, तो यहाँ पे जो सारे के सारे सेल्स हैं इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे हैं, हाफ हैं। एंड ये हमारे क्या है, ये दीज आर दी माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स। और आप इसको क्या कह सकते हैं, माइक्रोस्पोर का टेट्राड भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 4 सेल्स हैं। क्या कह सकते हो, माइक्रोस्पोर का टेट्राड भी कह सकते हो क्योंकि यहाँ पे 4 सेल है, बट ये हमारे क्या है, माइक्रोस्पोर है। ठीक है, अब होता क्या है, यहां तक का जो सफर था, यहां तक का सफर जो था, इसको हमने बोल दिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसको हमने क्या बोल दिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
स्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। अब होता क्या है कि इस टेट्राड में से, ये जो टेट्राड है इसमें से माइक्रोस्पोर्स अलग अलग होते हैं, तो एक माइक्रोस्पोर को हम यहां पे ले आते हैं। ठीक है, ये हम लोग एक माइक्रोस्पोर बाहर लिया है, माइक्रोस्पोर को हम क्या कर लिया, हम लोगों ने बाहर लिया है, और इसके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब मियोसिस नहीं होना, अब सिर्फ एक बार मियोसिस होना था, अब मियोसिस नहीं होगा। अब इसमें होगा क्या, अब इसके अंदर होगा माइटोसिस। तो जब माइटोसिस होता है तो यहां पे हम लोगों को दो सेल मिलते हैं। ठीक है, एक सेल हमारा बड़ा होता है और दूसरा सेल हमारा छोटा होता है। तो जो बड़ा वाला सेल होता है उसका न्यूक्लियस थोड़ा ऐसा होता है, अजीब सा होता है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, ये जो सेल होता है इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। ठीक है, नीचे वाला जो सेल होता है इसको हम कहते हैं क्या, जनरेटिव सेल, इसको हम कहते हैं जनरेटिव सेल। ये हमारा क्या बन चुका है, ये हमारा पार्शियली डेवलप्ड पोलन ग्रेन है, पार्शियली डेवलप्ड हमारा पोलन ग्रेन है। इसको हम टू सेल्ड स्टेज भी कहते हैं, पोलन ग्रेन, इसको हम टू सेल्ड स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे आप लोगों को दो सेल देखने को मिल रहा है, इसको हम टू सेल्ड स्टेज भी कहते हैं। अच्छा जी, अब होता क्या है फर्दर, ये जो आप लोगों को यहां पे सेल दिखा था टू सेल स्टेज वाला, इसके अंदर होता है फिर से क्या, माइटोसिस। इसके अंदर फिर से क्या होता है, माइटोसिस होता है। मियोसिस नहीं हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। एंड माइटोसिस के बारे में आप लोगों को पता होगा कि माइटोसिस जो है एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या रहते हैं, वो सेम रहते हैं। अच्छा, ऊपर से ये जो माइटोसिस होता है ये सिर्फ किसमें होता है, ये सिर्फ होता है किसमें, जनरेटिव सेल में। सिर्फ किसमें होता है, जनरेटिव सेल में। तो अब हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे हम लोगों को एक बड़ा वेजिटेटिव सेल तो मिला ही था। ठीक है, बड़ा वेजिटेटिव सेल तो मिला ही था, दिस इज वेजिटेटिव सेल। एंड हमारा माइटोसिस किसमें हुआ था, माइटोसिस हुआ था सिर्फ जनरेटिव सेल में। तो जनरेटिव सेल में जब डिवीजन होता है तो वहां पे हम लोगों को दो मेल गैमेट्स मिल जाते हैं, दीज टू आर मेल गैमेट्स। ये हमारे क्या हैं, मेल गैमेट्स। लो, बन गए मेल गैमेट्स। इस तरीके से मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, अब इसको मैं पूरे को छोटा करूंगा तो आपको थोड़ा सा मैजिक वगैरह दिख जाएगा। लो जी, ये रही पूरी की पूरी कहानी, ये हमारी एक स्लाइड के ऊपर यहाँ पे आ गई। अगर नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो उसको एक मिनट रुको। ठीक है, थोड़ा सा जूम भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप लोगों की पूरी कहानी एक स्लाइड पे दिख रही है। स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक है, मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ कि स्पोरोजेनस टिश्यू है। ठीक है, वहां पे स्पोरोजेनस टिश्यू से क्या बना, माइक्रोस्पोर मदर सेल बना। माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस हुआ तो क्या बना, माइक्रोस्पोर का टेट्राड बना। यहां तक का जो प्रोसेस था उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वहां से अब टेट्राड में से माइक्रोस्पोर्स निकलते हैं और माइक्रोस्पोर से हमारा क्या बनता है, फिर माइक्रोस्पोर के अंदर होता है माइटोसिस, उसमें बनता है एक लार्ज वेजिटेटिव सेल और फिर बनता है हमारा स्मॉल जनरेटिव सेल। अब हमारा फिर से माइटोसिस होता है, लेकिन वो माइटोसिस किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे जनरेटिव सेल में। और यहाँ पे हमारा क्या बन चुका है, यहाँ पे हमारे दो मेल गैमेट्स आ चुके हैं, ये कहलाती है हमारी। ठीक है, इसको फिर से मैं जूम कर दूं जरा। ठीक है, ज्यादा हो गया, चलो ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। नाउ ये जो है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है हमारी थ्री सेल स्टेज। नाउ दिस इज थ्री सेल स्टेज। ठीक है, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है थ्री सेल्ड स्टेज। और इसको हम कहते हैं क्या, फुली डेवलप्ड पोलन ग्रेन। ये क्या है हमारा, फुली डेवलप्ड पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन। चलो जी, बहुत सही। अच्छा, आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगा मैं, मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स के अंदर, जो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स होते हैं उसके अंदर पोलन ग्रेन, जैसे कि एंथरडाइसेंस होता है जब, तो पोलन ग्रेन ना टू सेल स्टेज पे रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, किसके अंदर, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स के अंदर पोलन ग्रेन टू सेल स्टेज पे रिलीज हो जाते हैं। ये तीसरा डिवीजन जो होता है स्टिग्मा के ऊपर होता है। अब क्या होता है स्टिग्मा, देखो 10th क्लास का बेसिक नॉलेज आप लोगों को होगा, और ये मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आप लोगों ने 10th क्लास का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं पढ़ा है तो उसमें एक बारी प्लांट वाला पार्ट रीड कर लेना और अच्छे तरीके से चीज़ समझ में आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं एक स्टोरी बिल्ड कर रहा हूँ, धीरे धीरे हम लोगों को सब कुछ समझ में आएगा। तो 60% हमारे जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसके अंदर पोलन ग्रेन टू सेल स्टेज पर रिलीज होता है, एंड बाकी के जो 40% होते हैं उसके अंदर थ्री सेल स्टेज पे होता है। ये भी हम लोगों से पूछा जाता है कि एग्जाम में कि मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स के अंदर पोलन ग्रेन जो है किस स्टेज पे रिलीज होता है, तो ये हमारा
पूरा का पूरा पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ। यहां से लेकर के यहां तक का जो प्रोसेस है, पहले वाला तो क्या था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लेकिन माइक्रोस्पोर से लेकर के कहां से, माइक्रोस्पोर से लेकर के जो हमारा पोलन ग्रेन तक का जो सफर था, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, क्योंकि यहां पे क्या हुआ है, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे मेल गैमीट्स बने हैं, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। यहाँ पे आपका प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स जो है मेल में ऑलमोस्ट फिनिश है। पोलन ग्रेन के बारे में मेरे को बताना है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, एंड साथ ही साथ मैं आप लोगों को वहां पे फीमेल का भी पार्ट जो है वो शुरू करवा दूंगा। इस लेक्चर में मेरे को इतना ही करना था, ठीक है। अब आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, आप लोगों को करना है होमवर्क। सो होमवर्क बेटा जी प्लीज ध्यान से करेंगे, उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं इजी रखे हैं मैंने ताकि आप लोगों से हो जाए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो होमवर्क अच्छे तरीके से कर लेना। एंड अगर आप लोगों को लगे कि कुछ प्रॉब्लम है या कुछ दिक्कत आ रही है लेक्चर में, आपको लगता है कि इस तरीके से पढ़ाना चाहिए, ये चीजें इंक्लूड करनी चाहिए, सो प्लीज डू गिव मी अ फीडबैक। बट अभी के लिए आज के लेक्चर में इतना ही है। उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो डाउट पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, आई ट्राई टू आंसर बैक। ठीक है, इतना मैं कर सकता हूँ। बाकी अगर कुछ ज्यादा डाउट्स आएंगे तो उसको फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में भी धीरे धीरे करके इंक्लूड करूंगा। ठीक है, बट यू हैव टू डू होमवर्क। अगर डे 1 से ही अच्छे तरीके से होमवर्क करते रहोगे ना, तो मैं लिख के देता हूं कि तुमको मतलब 50% मार्क्स तो तुम पक्के कर लोगे ऐसे ही बिना पढ़े। तो करते रहना है, ठीक है। अभी एमसीक्यूज दिए हैं मैंने, धीरे धीरे करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दूंगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दूंगा मैं। ओके, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।